इनफर्टिलिटी, जिसको हम बांझपन कहते हैं। नाज़रीन, जब ये सवाल आता है, जब ये लफ्ज़ आता है इनफर्टिलिटी का, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या ये काबिल इलाज है, इसकी तशख़ीस कैसे की जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसको हम लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते। हमारी ख़वातीन हों या मर्द हों, ये डॉक्टरों के पास जाके इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते और कई साल गुजर जाते हैं, बांझपन का शिकार रहते हैं। हत्ता के घरेलू झगड़ों और घरेलू फसादात बाज़ औक़ात देखा है कि इस वजह से घर टूट जाते हैं। तो नाज़रीन, आज के हम इस टॉपिक में देखेंगे कि बांझपन क्या है और इसकी वजह से और क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और ये ख़ुद किन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है, इसकी काज़ेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसको जदीद तरीका इलाज से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि बांझपन की तारीफ़ जहाँ हम करना चाहें तो उसमें ये होता है कि एक शादीशुदा जोड़े का 12 महीने तक कंटिन्यूसली रेगुलरली इंटरकोर्स करना, मिलाप करना, और अगर उसके नतीजे में कोई बेबी नहीं कंसीव होता, हमल नहीं ठहरता, तो इसको हम बांझपन कहते हैं। और इसकी अगर हम काज़ज़ की तरफ जाएं तो मर्दों में वजूहात और होती हैं, ख़वातीन में वजूहात और होती हैं। मर्दों में जो वजूहात होती हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली वजह यह है कि हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। हार्मोन्स रेगुलर उसके प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसके बैलेंस नहीं है हार्मोन्स का, तो भी बांझपन का शिकार होता है। और कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है सेक्स से रिलेटेड, उसमें भी बांझपन हो जाता होता है। इसी तरह अगर स्पर्म का जो मादा मनविया है एक मर्द का, उसकी अगर प्रोडक्शन एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है या कम हो रही है, या उसकी जो स्पर्म हैं वो डेड आ रहे हैं, इसमें भी बांझपन हो जाता है। इसी तरह स्पर्म कार्ड जो होती है, जो नाली होती है स्पर्म को ले जाने वाली, उसमें कोई डिफेक्ट है, उसमें भी बांझपन हो सकता है। कोई इन्फेक्शन चल रहा है, उस सूरत में भी बांझपन होता है। और इसी तरह जेनेटिकली कोई विरासती तौर पे कोई बीमारी आई है, बांझपन भी विरासती तौर पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसमें भी ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर इंसान की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है तो उसमें भी देखा गया है कि वो सेक्सुअली किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला होता है, बांझपन उससे आगे चला जाता है। और लाइफस्टाइल सबसे बड़ी वजह है, लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं होता लोगों का, डाइट अच्छी नहीं होती, इस वजह से भी हो सकता है। और अगर हम इसी तरह ख़वातीन में देखें कि ख़वातीन में बांझपन क्यों होता है, तो उसमें हम सबसे पहली वजह होती है हार्मोन्स। फिर आ जाता है ओवुलेशन, क्या अंडा सही बन रहा है, क्या अंडा बन के फैलोपियन ट्यूब्स में आ रहा है कि या नहीं आ रहा, ये चीज़ें बांझपन की तरफ ले जाती हैं। और हम देखते हैं यूट्रस नॉर्मल है या नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस है, जो एंडोमेट्रियम झिल्ली है यूट्रस की, जिसमें जाके अंडा और स्पर्म मिलते हैं, मिल के उसमें आके इम्प्लांट होते हैं, जहाँ आके बच्चा लगता है, जहाँ ग्रोथ उसकी होती है, नशोनुमा होती है, क्या उसकी झिल्ली जो है इस काबिल है। दूसरा, फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं, जिनमें एग जो है, जो अंडा जो है, वो ट्रैवल करके सफ़र करके स्पर्म से आके मिलता है, वो ट्यूब्स नॉर्मल हैं या नहीं हैं। ये चीज़ें अगर नॉर्मल नहीं है तो ये भी बांझपन की तरफ लेके जाता है। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि जिनको सिस्ट होती हैं, और बहुत सारी सिस्ट होती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वो बीमारी होती है, उनमें भी देखा गया है कि बांझपन होता है। और उम्र जो है, एज जो है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसमें। अगर ओल्ड एज की तरफ औरत है और किसी बीमारी में मुब्तला है तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह हम आगे चल के ये देखते हैं कि इसकी हम तशख़ीस कैसे करते हैं, जदीद तरीके से हम इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं। अगर मर्दों में देखा जाए तो मर्दों में सबसे पहले उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिन करते हैं, हम फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं पेशेंट की। फिर उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री ली जाती है कि सेक्स में उसको कोई दुश्वारी तो नहीं आ रही, किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, फिज़िकली ठीक है,
उसके जो आर्गन हैं वो ठीक हैं, कोई चोट तो नहीं लगी जिसकी वजह से इरेक्शन ही ना होती हो। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरी साइड पे हम आ जाते हैं सीमन एनालिसिस। उसके जो मनी है उसका हम एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन कराते हैं, क्या स्पर्म ठीक बन रहे हैं, बन भी रहे हैं, नहीं बन रहे, क्या वो चलने के काबिल हैं, एक्टिव हैं, मोटाइल हैं, ये चीज़ें सारी देखते हैं। और मनी में कोई पस वगैरह, पीप वगैरह तो नहीं आ रही, ये चीज़ें हम सारी देखते हैं। फिर हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, कुछ वो करवाने होते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, पेनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड, इसी तरह टेस्टिकुलर स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, टेस्टिकुलर बायोप्सी ली जाती है। अगर ख़वातीन में देखा जाए कि तशखीस कैसे की जाती है, तो उनमें भी फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है, उसकी ओव्यूलेशन की हिस्ट्री ली जाती है, ओव्यूलेशन चेक किया जाता है, क्या अंडा उसमें प्रॉपर आ रहा है, और हिस्टोसल्पेंजोग्राम किया जाता है, HSG किया जाता है। इसी तरह ट्रांसवेजेनल अल्ट्रासाउंड होता है, एक स्कैन होता है, TVS जिसे हम कहते हैं, वो किया जाता है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसी तरह अपना इसको चेक करने के लिए, ट्यूब्स को चेक करने के लिए काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ट्यूब्स चेक की जाती हैं, हार्मोन्स चेक किए जाते हैं, और एंडोमेट्रियम को देखा जाता है हेल्दी है या नहीं है। ये तो हो गई ये चीज़ें। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे कि इसके तरीका इलाज क्या है, कैसे हम इसका इलाज करते हैं, तो क्या पॉसिबल है या नहीं, उन चीज़ों में आते हैं। जब हम इलाज की तरफ आते हैं नाजरीन, तो हम सबसे पहले 3 चीज़ें देखते हैं कि एज बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कम एज है तो उसकी जो रिकवरी के चांस हैं, उसकी जो ट्रीटमेंट की कामयाबी के चांस हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। एज ज्यों ज्यों ज़्यादा होती जाएगी उसकी रिकवरी के चांसेस कम होते जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, काज की तरफ हम जाते हैं कि वजह क्या है, जिस वजह से इनफर्टिलिटी है, जिस वजह से बांझपन आ रहा है, उस वजह की हम ट्रीटमेंट करेंगे तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। और तीसरी बात होती है ड्यूरेशन, कि कितने अरसे से ये पेशेंट इनफर्टाइल है, बांझपन का शिकार है, कितने अरसे से। जितना अरसा कम होगा उतनी जल्दी रिकवरी होगी, जितना ज़्यादा अरसा गुजर चुका होगा, क्योंकि काफ़ी सारी और भी वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो चुका होगा पेशेंट, तो उसमें रिकवरी के चांसेस भी कम हो जाते होते हैं। तो ट्रीटमेंट जब हम शुरू करते हैं तो कुछ हम सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो। ख़वातीन में भी कुछ मेडिकेशन की जाती हैं कि एग की जो प्रोडक्शन है अच्छी हो। हार्मोनल थेरेपी की जाती है कि उनके जो हार्मोन्स की बैलेंस नहीं है उनको ठीक किया जाए, स्पर्म अच्छे प्रोड्यूस हों, और इसी तरह एग की प्रोडक्शन अच्छी हो और वक्त पे हो। फिर औरतों का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये डिस्टर्ब होता है, इसको प्रॉपर रेगुलर किया जाता है ताकि बेबी जो है वो जल्दी कंसीव हो। जब मेडिसिन के बाद हम हार्मोनल थेरेपी भी होगी, मेडिसिन भी होगी, इसके बाद हम आते हैं सर्जरीज की तरफ। छोटी छोटी सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं अपना मैन में भी, मर्दों में भी और ख़वातीन में भी। मर्दों में जैसे स्क्रोटल सर्जरीज होती हैं, इसी तरह एपिडेडमस को चेक किया जाता है, कोई और अगर प्रॉब्लम है तो उनको देखा जाता है। ख़वातीन में भी ऐसे जो फेलोपियन ट्यूब है उसको ठीक करने के लिए छोटे से प्रोसीजर्स होते हैं वो किए जाते हैं, उनकी पेटेंसी देखने के लिए देखा जाता है ये सारी चीज़ें। और मॉडर्न तरीका इलाज में एक प्रोसेस होता है, उनमें स्पर्म को भी और एग को भी, एक हेल्दी पर्सन के एग को और स्पर्म को, इनको फ्रीज किया जाता है, और जब पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन करवा के माँ की बच्चेदान में रख दिया जाता है ताकि ये IVF के ज़रिए एक तरीका इलाज है। उसमें ये है कि जैसे लेबॉरेटरी में, लैब में बच्चे को फर्टिलाइजेशन करा के माँ के यूट्रस में रख दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, वहाँ परवरिश पाता है। इसी तरह काफ़ी सारे और भी जदीद तरीके आ चुके हैं जिनमें अगर माँ की अंदरूनी झिल्ली या कोई ऐसी बीमारी है जिससे प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं हो पाती, एग की ट्रैवलिंग नहीं हो पाती, तो बाहर उनकी फर्टिलाइजेशन करा के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है ताकि बेबी कंसीव हो सके और हेल्दी तरीके से उसकी जांच पड़ताल करके
डिलीवरी की जाती है बच्चे की। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको इस टॉपिक में बहुत अच्छी चीज़ें, काम की चीज़ें मिली होंगी, जैसा कि बांझपन क्या है, इसका दौरानिया क्या है, इसके वजूहात क्या होती हैं, और ये इलाज के ज़रिए हम इसको बेबी को कंसीव कर सकते हैं। और ये चीज़ें सारी मुमकिन हो चुकी हैं। अब वो पुराना दौर नहीं रहा जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, जिसमें बांझपन को एक बहुत बड़ी बीमारी समझ के छोड़ दिया जाता था लोगों को तनहा। अब वो चीज़ नहीं रही। अब बांझपन चाहे ख़वातीन में हो या मर्दों में हो, ये काबिल इलाज है, और फौरी तौर पे अपने डॉक्टर्स को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए और इनका इलाज करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।